बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। एंकर पर्सन शहजाद इकबाल की निजी मसरूफियात की वजह से कुछ दिन के लिए प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। आज के मौज़ूआत के बारे में बताऊं आपको तो गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया ट्रेन का, जब शेखुपुरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस और एक ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ। 2 अफराद जाँ बहक हुए, 10 जख्मी हुए और ये पहला हादसा नहीं है। ज़राए के मुताबिक 500 से ज़ायद छोटे बड़े ट्रेन के हादसा हो चुके हैं और खुद वज़ारत रेलवे के मुताबिक 304 की फिगर बताई गई, जो कि किसी सूरत भी कम नहीं है। इस पर भी बात करेंगे और वो फैसला जिसका इंतजार पूरी कौम को और तमाम सियासी जमातों को है, वो है पानामा केस का फैसला, जिसमें 36 रोज हो चुके हैं फैसला महफूज हुए, लेकिन अभी तक ये फैसला सामने नहीं आया है। ये फैसला क्या होगा, इस पर नजरें टिकी हैं और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने तो इसी से मशरूत कर दिया है अपनी आइंदा की सियासी हिकमत अमली को, सियासी लाहेअमल को। लेकिन मुफाहमत के बादशाह ने अपनी पॉलिसी ज़रूर तब्दील की है और निशाने पर रखा है मुस्लिम लीग नवाज को और दावा किया उन्होंने कि पंजाब को फतह करेंगे। चैलेंज कर दिया है उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को और यहीं पर डेरे भी लगा रखे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सियासी जो सफबंदी है उसके लिए तवील तरीन मुशावरत भी आज हुई है। चैलेंज किया जा रहा है उनकी जानिब से। इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद होंगी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शहला रजा साहिबा, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब साथ होंगे, जबकि सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब का भी मुझे साथ रहेगा। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारी सियासी क़यादत है, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, वो इस सूरत हाल को किस तरह से ले रहे हैं और क्या क्या बयानबाजी और एक दूसरे पर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। पहले आप ये सुनिए और फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं तो तैयार हूं, मैं इस मुल्क का वजीर आजम 2018 में बनूंगा आपकी मदद से। 2018 में सब वजीर आले के घर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लहरेगा। सरदारी साहब, सिंध का नक्शा क्यों बिगड़ा है? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सिंध को मुतबादल क़यादत देगी। आम इंतखाबात में इस सूबे में इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। पूरा पंजाब हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे। पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे फिर इनको समझ आएगी कि बनता इस तरह। कराची के डाके गंद के पहाड़ लगे हैं, उनको साफ करके आए तो फिर पंजाब आपका अपना, आपका सूबा। आप आए फिर पंजाब में और बताएं कि हमने कराची को उसकी रोशनियां वापस दिला दी हैं और हम तौबा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे। गुफ्तगू सुनिए आपने और खासे हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से। मैं चाहूँगा कि मजहर अब्बास साहब से आगाज़ करूँ। मजहर अब्बास साहब, आप मेरे से ज़्यादा इल्म रखते हैं, आप जानते हैं सूरत हाल क्या है। ये बताएगा कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो उनकी नवाज़शात हैदराबाद के लिए सिंध के दौरे वो कर रहे हैं और जरदारी साहब ने पंजाब फतह करने का आज़म दोहराया है। ये हो क्या रहा है जी? देखिए, सियासी तौर पे तो ये अच्छी बात है कि नवाज़ शरीफ साहब सिंध आ रहे हैं और जरदारी साहब पंजाब जा रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छा होता अगर ये 3.5 साल में भी दोनों रहनुमा इसी तरीके से आते जाते, तो कम से कम आने जाने से जो है वो दूरियां जो हैं वो कम होती हैं। तो सियासी तौर पे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ज़ाहिर है ये चूँकि इलेक्शन का साल है, इसलिए अगर नवाज़ शरीफ साहब आके यहाँ बुलंद-बांग दावे करते हैं, मंसूबों का ऐलान करते हैं, वो भी अच्छी बात है। बेहतर होता कि इस मरतबा वो यहाँ आते तो वो इन चीज़ों का इफ्तिताह कर रहे होते जिन चीज़ों का वो 3.5 साल बाद ऐलान कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, ये वो काम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में करने चाहिए। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ख़राब है। सिंध लाड़काना से लेके कराची तक अगर आप देखें तो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। बहुत पीपल्स पार्टी पे बड़े इल्ज़ामात भी हैं और उनमें से बहुत से इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जिनमें वज़न भी है। अब जरदारी साहब पंजाब गए हैं, पंजाब में वो ये दावा कर रहे हैं, उस दावे के पीछे कोई महरक़ात भी होने चाहिए। जो दावा कर रहे हैं वो आप किस तरीके से, जब आप ये बात करते हैं कि पंजाब फतह करेंगे,
तो उसके लिए भी जरदारी साहब ने भी उतना ही वक्त ज़ाया किया पंजाब में जितना नवाज़ शरीफ साहब ने सिंध में ज़ाया किया। जरदारी साहब भी अगर 3.5 साल तक वहीं रहते, पंजाब में जो इलेक्शंस हुआ उसके बाद वहाँ की तंजीम नौ जिस तरह की गई, उसने पीपल्स पार्टी को दोबारा रिवाइव करने के बजाय मज़ीद नुकसान पहुँचाया। और उससे नज़र आया कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो इधर उधर हो गया। सबसे ज़्यादा मिस कैलकुलेशन पीपल्स पार्टी की पंजाब में ये हुई कि वो ये समझे कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो मुस्लिम लीग नून को वोट काटेगा। वो ये नहीं सोच पाए कि पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो कटेगा। और यही वजह है कि माजी में भी पीपल्स पार्टी इंतखाबात हारी है। ऐसा भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी 18 सीटों के साथ भी रही है, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था, वोटिंग परसेंटेज था, वो हमेशा से 29 से 30 या 31% रहा है। पहली मरतबा पिछले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत नीचे गया है। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में किस तरह रिवाइव करेगी, बहुत से लोगों का ख्याल है जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो यंग हैं, अनटेस्टेड हैं। पीपल्स पार्टी को अपना वो नज़रियाती प्रोग्राम रिवाइव करना पड़ेगा जो वो भूल गई है, और वो उनको बिल्कुल एक नए सिरे से पीपल्स पार्टी को रिवाइव करना है। जी जी ठीक है, जो इशारा आपने जिस तरफ किया, मैं चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लिया जाए। शरारा रज़ा साहिबा, आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप लोग पंजाब में जो सिंध में नहीं किया? क्या सिंध में सब कुछ ठीक कर दिया है? क्या जो वोट बैंक मुतासिर हुआ था आपका, अगर जनरल इलेक्शन की बात की जाए 2013 के, या उसके बाद के बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए, या जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं उनकी बात की जाए, खातिर खा वोट बैंक आपका हासिल नहीं हो सका, अब ऐसा क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने इतनी दूर में हूँ मुझे अपने साथ प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, सब जानते हैं, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो इलेक्शन था, इसमें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। अगर हम भी 70-80 जलसे कर लेते तो एक सूरत हाल मुख्तलिफ होती। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, जो ये बात की गई कि सिंध की सूरत हाल, तो सब जानते हैं कि 80% शेयर के लिए हम वफाक को देखते हैं, और 20% जो हम जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू, वो हमारा सैलरीड बजट है। अब 80% जो हम देख रहे हैं, तो वफाक की नीयत हमें नज़र आ रही है कि मई 2015 में जो NFC होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। और सिंध असेंबली वाहिद असेंबली है जो वफाक से उसे पैसा मिलता है, वो उसका हिसाब बाकायदा अपना हाउस बुलाती है और उसमें देती है। और सब देख रहे हैं कि 4 साल से जो एक फिगर पहले दी जाती है उसको 3 दफ़ा रिवाइज किया जाता है। मलिक साहब, आप लोग पैसा क्यों नहीं देते हैं सिंध हुकूमत का, उनका जो जायज़ पैसा है NFC अवार्ड के तहत जो उनको मिलना चाहिए? इसी वजह से वहाँ पर तरक्याती काम नहीं हो रहा है। और खुद वज़ीर-ए-आला पंजाब लोधरा में ऐलान करते हैं, पैसे वहाँ बहाते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब हैदराबाद में जाकर इतने सारे ऐलान करके आते हैं, पैसा बहाते हैं वहाँ पर। ये सारे जो ख्याल है, ये ऐलानात हैं, ये 3.5 साल के बाद ही क्यों किए जा रहे हैं? पहले सिंध का ख्याल क्यों नहीं आया आपको? अच्छा देखिए, मैं आपकी बात का, शैला बीबी ने बड़ी पर्टिनेंट बातें की हैं, और बड़े इनके जो बड़े सीधे सादे वो सवालात हैं जिनके जवाब ना देने से शकूक बाकी रह जाएंगे, ये मिलने चाहिए। लेकिन जो बात आपने शुरू में की कि सियासी जमातें अगर मुस्लिम लीग नून जाके अपनी कोशिश और सियासी एक्टिविटी सिंध में करती है तो ये उसका हक है, और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में आके करती है तो ये उसका भी हक है। और ये बात आप और मैं दोनों समझें। तो फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ये क्यों कहते हैं कि हम मुखालिफिन का सफाया कर देंगे इलेक्शन में, हालांकि इलेक्शन अभी जरा थोड़े दूर हैं? फिर ऐसा क्यों होता है? और इस तरह की जो सख्त बयानबाजी है, साद रफीक साहब की तरफ से हो, आबिद शरीफ साहब की तरफ से हो, या खुद वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हो, फिर ऐसा क्यों? अगर वेलकम कर रहे हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में, तो फिर ये बयानबाजी क्यों? देखिए, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ये आप इसको समझने की कोशिश करें कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रांग होल्ड रीजनल बेसिस पर हो जाएंगे तो ये मुल्की मिल्लत और फेडरलिज्म के लिए कोई बड़ा अच्छा साइन नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये बाहर सूरत जो मेजर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, और अगर PTI भी फॉर दैट मैटर अब अगर कंटेंडिंग बन रही है तो उसको भी अपनी ब्रॉड बेस करनी चाहिए। और रीजनलिज्म इज नॉट गुड फॉर द पोलिटिकल हेल्थ ऑफ द कंट्री। ये इनको अपने पूरे सूबों के अंदर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, अपना मैक्सिमम इन्फ्लुएंस लेकर जाना चाहिए। ये एक हेल्दी साइन है।
जहाँ तक चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से कहा है तो बिल्कुल ये मेरी एक पॉलिटिकल अप्रोच है कि मैं अपने मुखालिफिन का सफाया करने के लिए दिन रात अवामी खिदमत की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, और जो मैंने की है मुझे अपनी डिलीवरेंस पर एतमाद है। दैट इज़ अनदर फैक्टर, और ये भी कोई सियासी तौर पे कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। दिस इज़ व्हाट पीपल नॉर्मली से। हम रोज़ कहते हैं, इलेक्शंस में जाते हैं कहते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे मुखालिफिन ने अच्छा काम नहीं किया, और हक़ाइक़ की बुनियाद पर ऐसा कहते हैं। लेकिन जो शहला बीबी बात कर रही हैं, देखें जो साहब ने ऐलान किया कि लाहौर बंद कर देंगे, अब मैं मैदान में आ चुका हूँ और लाहौर फतह करेंगे, पंजाब फतह करेंगे, किसी हद तक कोई खतरा है मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब की हद तक? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब बुनियादी तौर पे जो उनकी मेरे पास शनाख्त है वो तो उनकी जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी वो उनकी रिकन्सिलिएशन थी। लेकिन अब अगर वो समझते हैं कि कन्फ्रंटेशन के मोड पे और पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग पे आके उनकी इस वक्त इलेक्शन ईयर है, हक बनता है, करना चाहिए। और अगर उनके पास कोई एजेंडा है तो दे आके पंजाब के अवाम को हम हक बजानिब हैं ये पूछने में कि क्या उस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो इस दफ़ा आपके पास देखें कंपैरिजन ड्रॉ करना बड़ा आसान है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस दिस टाइम। आपके पास सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, केपी में पीटीआई के पास गवर्नमेंट है। तो जो लोग भी अपने सूबों में बैठे ये देख रहे हैं कि किस हुकूमत ने क्या काम किया, तो वोटर्स के लिए आसानी होगी टू मेक द डिसीजन। लेकिन मैं फिर उस तरफ आऊंगा जो बड़ी पर्टिनेंट बात है जो शैला बीबी ने कही, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूं। देखें, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट जो आपकी अपनी देखिए प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड को आप एनएफसी के अवार्ड पे डाल लें, कैसी बात है? अगर आपकी एनएफसी कौन सा सूबा है जो तनख्वाहें अपने कंसोलिडेटेड फंड से नहीं देता? तो ये है ना जी कि पंजाब में और वफाक में दोनों में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, इसलिए पंजाब में ज्यादा काम हो रहे हैं, और जो दूसरे इलाकों के फंड है वो भी लाहौर में खास तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक एतराज होता है। मैं आपकी तरफ आऊंगा, मजहर अब्बास साहब को भी शामिल करूं। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। मजहर साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है, मुझे यकीन है कि आपको तबसरा जरूर करना चाहेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा इन दोनों रहनुमाओं की। अगर बात की जाए आसिफ जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, इस पर बड़ा दिलचस्प ट्वीट सामने आया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा कि नूरा कुश्ती हो रही है दोनों जमातों के दरमियान, यानी वो ये तासुर शायद उनको जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ को डंड डालने की कोशिश कर रही है दोनों जमातें। क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो इमरान को ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि इस ट्वीट का मतलब ये है कि वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग हो रही है। चाहे वो सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन वो उनका फील करना ही इटसेल्फ नज़र ये आता है कि वो जो अगर ये वाकई उनके नज़दीक ये बात दुरुस्त है, तब भी आप इस पे जो इज़हार ख्याल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप उस हीट को फील कर रहे हैं। तो वो ख़ुद इमरान खान के लिए सियासी तौर पे गलत है ये ट्वीट जो इमरान खान ने की है, चाहे इसके हक़ाइक़ कुछ भी हों। और लगता यही है, और जिस तरह पॉलिटिक्स भी यही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए हैं और इसमें से इमरान खान को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी शैला रज़ा साहिबा ने जो बात की है, देखिए जो उनका कंसर्न है, जो वफाक से उनकी शिकायत हैं, वो बिल्कुल जायज़ होंगी। लेकिन फिर उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि आपके पास सिर्फ 20% है, मैं उस आर्गूमेंट में नहीं जाता कि वो सही है गलत है, तो फिर तो आपको अपना बजट कट करना चाहिए, फिर तो आपको अपने अखराजात कम करने चाहिए। फिर तो बजाय इसके कि हर साल आप गाड़ियों में इजाफा करें और तनख्वाहों में इजाफा करें, आपको उनको और कट करना चाहिए, अपने ऊपर और ज़्यादा बोर करना चाहिए। लेकिन जो मिल रहा है वो भी उस तरीके से खर्च नहीं होता। आप लाड़काना की सड़कें तो दुरुस्त कर सकते हैं, आप जो है वो कराची से कचरा तो उठा सकते हैं। ये चीज़ें देखें, ये मैं सिर्फ पॉलिटिकल उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि जब मैं ये फील करता हूँ कि वाकई वफाक मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है और मेरे पास बहुत लिमिटेड बजट है, तो फिर मैं अपने बजट को कट करता हूँ। फिर मैं ये नहीं करता कि मैं वो जवाब देना चाहेंगे आपकी दूसरी तरफ जी मैं एक मिनट मैं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो हमारे भाई दावा कर रहे थे, देखिए ख्वाजा साद रफ़ीक आके यहाँ तकरीर करते हैं, हालांकि उन्हें रेलवे पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसके अलावा उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जो ये बात है, ये इम्प्रेशन पूरे मुल्क में है कि मियाँ नवाज शरीफ जो अहमियत शहबाज शरीफ को देते हैं, देखिए वो भाई का रिश्ता एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर का रिश्ता एक दूसरी चीज़ होती है। लेकिन क्या वो उतनी अहमियत बाकी वज़राए आला को देते हैं? क्या वो उनके साथ उसी तरीके से टूर करते हैं जिस तरह बाकी वज़राए आला करते हैं?
ये जो इम्प्रेशन है इसको दूर करना मुस्लिम लीग नून का काम है। और जिस विफाक की बात कर रहे हैं उस विफाक को विफाक बनाने की जिम्मेदारी भी मरकज़ की होती है। मरकज़ ये इम्प्रेशन ना दे के सूबों के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो बहुत अहम बात होती है। ठीक है। शैला साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रही थी मदर साहब की बात को? मैं सबका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, कर लीजिए, सवाल भी शामिल कर लीजिएगा शैला साहब, मेरा सवाल शामिल कर लीजिएगा कि ऐसा क्यों लग रहा है, तासुर ऐसा क्यों मिल रहा है कि इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है, इंतखाबात सर पर आन खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब हों मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से या आसिफ जरदारी साहब हों, लग ऐसे ही रहा है जैसे इंतखाबात की तैयारी हो रही है, ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है? तो देखिए, ये सब पॉजिटिव साइन है। मैं जो भी हम यहाँ पे बैठे हुए वो हम सब इस पे इत्तफाक राय कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज आकर अपना मंशूर बयान कर रही हैं, अपना कोई प्रोग्राम दे रही हैं, तो ये एक पॉलिटिकल राइट है और ये एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब जो दूसरी बात है वो ये है, जो आजकल डिस्कशन में है कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी ट्रेनिंग है कि उनके लोगों का लहजा और जबान और अल्फाज क्या होते हैं, ये एक अलग बहस है। जहां तक बात है, देखिए हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई है कि चारों यूनिट्स जो हैं फेडरेशन के वहाँ बैठें और अपना मसला हल करें। उसकी अब तक 17 मीटिंग होनी चाहिए थी, हर 3 महीने के बाद होती है, जहाँ पे आके सूबे अपनी बात करते हैं, उसकी सिर्फ 2 मीटिंग हुई है। ठीक है, इसी तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसके हेड जो है वो वजीर खजाना साहब करते हैं। हेलो, वो उसकी हेलो हाँ, उसकी 2 साल हो गए। अच्छा, जो आखिरी NFC हुआ था, उसके बाद ये होता है कि आप कमीशन का इजलास बुलाते हैं हर साल और सूबे की जो इक्तिसादी जरूरियात होती हैं उसके हिसाब से जो डिजिट होती है उसको आगे पीछे करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इस बात पे सबका कंसेंसस है, कराची में वक्त कम है, ठीक है, मैं आपका पॉइंट कराची में कंसेंसस है सबका कि इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आबादी बढ़ रही है, तो आपकी नियत तो इधर भी नजर आ रही है कि सेंसस में इतनी सिक्योरिटी है। और दूसरी बात जो मजहब ने की थी, दूसरी बात जो मजहब को भी शामिल कर लूं। चल जी, दूसरी बात का जवाब मुख्तसरन दे दीजिएगा प्लीज, मुख्तसरन। हेलो जी शैला साहब, जो दूसरी बात इन्होंने इखराजात की थी, तो देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो 45 मिनिस्टर होते थे वो अब 18 हो चुके हैं, और सिंध में तो उनका ये भी आईनी हक छीन लिया गया है कि असिस्टेंट और जो एडवाइजर होते थे वो रखे जाएं। पूरे पाकिस्तान में है, फेडरल में है, लेकिन सिंध में ये आईनी हक भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारे तो पॉइंट आ गया, वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, आप बता दीजिएगा मुख्तसर। शेख रशीद साहब का बयान आया कि वो कोशिश करेंगे कि 9 जमातों का इत्तेहाद 88 की तरह का किया जाए इमरान खान साहब के साथ। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, सारी जमातें मिल जाती है, तो नून लीग के लिए कितना बड़ा खतरा है? नहीं, देखें, जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं और जो इमरान खान साहब का पास्ट रिकॉर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की किसी के साथ अलायंस हो सकती है। इस चीज़ की कोई शहादत तो नहीं मिलती, लेकिन अगर इतनी सियासी समझदारी और बलोगत उनमें है तो हम फिर भी इस चैलेंज को वेलकम करेंगे एंड वी विल कंटेस्ट इट। शेख रशीद प्लस इमरान खान, अगर ये चैलेंज है तो वी विल फेस इट। जी ठीक है, आपने मुकाबला करने का इंदिया दे दिया। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक पनामा केस के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदेद, और अब बात करेंगे उस मामले की जिस पर नजरें लगी हैं ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम की बल्कि तमाम सियासी जमातें भी इंतजार में हैं। जी, पनामा के फैसला आने का। और पनामा का मामला 3 अप्रैल 2016 को मंजर आम पर आया और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ही हलचल मच गई जब दीगर ममालिक के केसेस भी सामने आए। लेकिन यहाँ पर जब ये मामला सामने आया तो जमात इस्लामी ने पहला कदम उठाया और इसके खिलाफ केस दायर किया, दरख्वास्त दायर की। बाकी जमातें भी साथ साथ शामिल हुई, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग जिसके सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। उसके बाद 23 फरवरी 2017 को 26 समातें हुई इस केस की और फैसला भी महफूज कर लिया गया। लेकिन अहम बात यह है कि अब तकरीबन 36 रोज गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला सामने नहीं आया और इंतजार किया जा रहा है।
जबकि अगर मरकजी जो फरीकैन है उनकी बात की जाए, जो कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी जानब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज हैं, तो दोनों की जानब से यही उम्मीद की जा रही है कि फैसला उनके हक में आएगा। बहरहाल इस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कुर्द साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अली अहमद कुर्द साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि क्या ये रूटीन है इस तरह के केसेस में इतना तवील इंतजार फैसला आने का, और फैसला महफूज होने के बाद भी, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि 36 रोज गुजर गए हैं, क्या ये रूटीन मैटर है या ये कोई खास नौयत का, चूंकि केस है, बड़ा पेचीदा केस है, हसास नौयत का, इसलिए इतना वक्त लग रहा है? नहीं सर, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के उस पर जब भी जितने भी केसेस रिजर्व होते हैं, अमूमन हमने तो ये देखा है जो भी जजमेंट होता है आर्गूमेंट सुनने के बाद बाई शॉर्ट ऑर्डर जो है अनाउंस कर दिया जाता है और उसके बाद डिटेल जजमेंट बाद में लिखते रहते हैं वो। मगर क्योंकि अगर कोई ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हो जैसे कि ये आपके सामने आया और इसमें 5 जज साहबान का बेंच था, तो इसमें लगता ये है जैसे वकला की जो सीनियर वकला की एक राय है कि मुमकिन है इसमें इख्तिलाफी नोट्स भी हों, तो उस वजह से लगता है कि इसमें 26, जैसे आपने फरमाया कि 26 दिन जो है गुजर गए, अभी तक फैसला नहीं आया है, तो एक वजह ये हो सकती है। अदरवाइज विद इन ए वीक टाइम और 10 डेज टाइम में जो है जजमेंट को आ जाना चाहिए था। ये भी बता दीजिएगा कि कोई कानूनी कदगन होती है या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कानून में मौजूद है कि इतना टाइम फ्रेम है, इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कोई डिले के हवाले से कोई मौजूद है, कोई रिस्ट्रिक्शंस कानून के अंदर? इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऐसी ख़ास पाबंदियाँ नहीं हैं। बहुत ज़्यादा अगर वक्त गुजर जाए फिर आप कह सकते हैं कि जजमेंट आने में काफ़ी देर हुई और इसको नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों जमातों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि फैसला जो है वो सच की फतह होगा, हमारे हक में आएगा। नून लीग के अगर खिलाफ फैसला आता है, मैं अगर ये हम एक फर्ज कर रहे हैं इस चीज को कि अगर खिलाफ फैसला आता है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है, तो किस हद तक फर्क पड़ेगा और क्या कोई सियासी बहरान पैदा होने का भी कोई खदशा है? नहीं, देखिए मैं उस हद तक तो मुझे कहने का मेरा ख्याल ये मुझे नहीं देता है, मैं क्यों जजमेंट 1-2 दिन में आने वाली बात है। एक कोशिश ये हमारे जो एक पीएम है उनके जो भी हैसियत है, स्टेटस है, उसको डैमेज हुआ है, उसको एक नुकसान सियासी एक नुकसान पहुंचा है। मगर कमाल की बात यह है कि जिसने नुकसान पहुंचाया है उसका भी ग्राफ जो है ऊपर नहीं गया है। बात यह है कि देखें ना, अगर एक आदमी कहीं पे कोई ऐसी सियासी एक्टिविटीज़ के ज़रिए अगर अपने किसी भी राइवल को सियासी मैदान में शिकस्त देती है तो उसके मुकाबले में उसका अपना ग्राफ जो ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए। मगर यहाँ पर लोगों में अगर आप लोगों से जाके बात करें तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती है कि अगर मियाँ साहब को अगर डैमेज हुआ है पॉलिटिकली तो उसके मुकाबले में खान साहब के कोई पॉलिटिकली उसमें कोई स्टेटस में पोजीशन में कोई राइज नज़र नहीं आता। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे मुल्क के आने वाले इलेक्शन में एक बड़ा एक अहम इसका असर तो होगा, मगर मैं कहता हूँ ये तरीका दोनों की अगर सियासी हैसियत की बात की जाए तो बड़ा इफेक्ट करेगा फिर इन दोनों की सियासी हैसियत पर फैसला, चाहे वो कुछ भी हो। हम आपने कहा कि आप इस पर बात नहीं करेंगे कि फैसला क्या होगा, लेकिन खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, बहुत हद तक उनके मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा इस फैसले से। नहीं, देखिए मुस्तकबिल का फैसला किस चीज़ का नहीं, इसमें अगर आप कोई शख्स ये समझ रहा है कि पीएम अगर होगा कि वो अनसीट होकर जो है प्राइम मिनिस्टरशिप से जो है उनको बाहर निकाला जाएगा, मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो भी नहीं सकता। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है पीएम को जो है घर भिजवा दे, ऐसे नहीं होगा। और ना इस किस्म का कोई मैटर था, ना इस किस्म की कोई वो है मामला जो है कतन किसी और कानूनी नुकात पे गया और किसी और कानूनी नुकात पे ये फैसला आएगा। जैसे आसिफ सईद खोसरो साहब ने कहा था कि एक बहुत ही अहम फैसला हम लिख कर लोगों के सामने लाएंगे, तो उसमें वो सारा फैसला हक़ाइक़ के ऊपर नहीं होगा, वो सारा फैसला कानूनी नुकात के ऊपर होगा, कानूनी पॉइंट्स के ऊपर होगा। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे नहीं होगा। मगर ये है कि इस फैसले की रूह से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। कोई सब हमारी जो पॉलिटिकल सकाफत है, जो जलसे हैं, जुलूस है, एक पनामा में 450 आदमियों के नाम है, ये सिर्फ एक लॉ फर्म के हवाले से, और ये 450 आदमियों ने सरमाएदारों ने अरबों ऑफ डॉलर जो है यहाँ पर इस मुल्क के सर्कुलेशन से, इस मुल्क लेकिन हमारा तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद शख्सियात हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस फैसले से क्या कोई पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा आपके ख्याल में, और क्या उसके कोई लॉन्ग लास्टिंग, यानी अगर हम तवील मुद्दती असरात की बात करें तो क्या हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क की मईशत पर, हमारे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होंगे?
देखिए ना, नहीं, एक पेंडोरा बॉक्स तो खुलेगा, इल्जाम तो लगेंगे। तो इसका मतलब ये, अगर हमारे मुल्क में सियासी कल्चर अब सिर्फ इल्जामात के बलबूते पे चलने वाली रास्ते पे गया, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप तो लोगों के इश्यूज की बात कर रहे हैं। इस मुल्क में गरीबों की कोई बात करता है? इस मुल्क में लाखों करोड़ों लोग जो है बच्चे बाहर फिरते हैं, जो सड़कों पे बैठ के जो है खाना चुनते हैं, उसकी कोई बात करते हैं? लाखों बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, किसी ने बात की है? कोई ये देखता है कि गुर्बत क्या है? कोई ये देखता है कि जो मजदूर आदमी जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत के बाद जब घर आता है, उसके जिस्म में, यानी कुछ साहब, आपके ख्याल में इस फैसले का आम आदमी जो आम पाकिस्तानी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई नहीं असर, बिल्कुल कतई नहीं, और ना उसको कोई से ताल्लुक है। मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे रोटी चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए सुबह जो स्कूल के वसाइल हैं वो मिलने चाहिए। जो मेरा बाप बीमार है, जो मेरी माँ बीमार है, मुझे उसमें मेडिकल जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो मिलने चाहिए। वो तो मुझे नहीं मिल रहा, मेरी तरफ से जो कुछ होता रहा है। ये तो बड़े, अब तो इस मुल्क में जो है, आप इस मुल्क में सारा काम ठेकेदार करते हैं, सारा काम पॉलिटिकल पार्टियों के ठेकेदार हैं। बैनर भी वही लगाते हैं, कुर्सियाँ भी वो लाते हैं, स्टेज भी वो बनाते हैं, सिर्फ लीडर आके तकरीर करता है। ये हमारा मुल्क का कल्चर है। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे, इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े जो है लोग, तकरीरों का एक असर होता था, और जब लीडर तकरीर करके, जब जलसा खत्म होता था, जब रैली खत्म होती थी, उस लीडर के कई हुई बातों से इस मुल्क में एक पब्लिक ओपिनियन बनती थी। अब क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो हम तो ऐसे इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियों का सरमाया, ये सारी पार्टियों का दारो मदार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क से सियासत खत्म हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, जो कुछ अली अकबर साहब आपने तकरीरों का जिक्र किया, तो मेरी याददाश्त में आपकी तकारीर भी हैं जो आप किया करते थे, बड़ा असरअंगेज तकारीर होती थी। बहरहाल आपने वक्त दिया और इस अहम मामले पर आपने अपना इज़हार ख्याल किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अली साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम मामला जो गुज़श्ता रात हादसा पेश आया, ट्रेन हादसा, जिसके बाद आग भी लग गई। अब कितने हादसा अब तक हो चुके हैं, खास तौर पर इस जमात के हुकूमत में आने के बाद और ख्वाजा साद रफीक के वज़ारत रेलवे संभालने के बाद, इस पर भी बात करेंगे। और ये सिलसिला आखिर थमेगा कहाँ पर, और जो नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान की रेलवेज़ को, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात और गुज़श्ता रात के हादसे पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अब बात करेंगे ट्रेन की, जिसको गरीब आदमी की सवारी कहा जाता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारे मुल्क में इस सवारी के आए रोज हादसात पेश आते हैं। और अगर बात की जाए ज़राए के हवाले से जो खबरें हैं, उसमें 500 से ज़ायद ट्रेन के छोटे बड़े हादसा अब तक हो चुके हैं। और खुद वजारत रेलवे कहती है कि 304 ट्रेन के हादसा 2013 से, यानी जब से मुस्लिम लीग नवाज ने वफाक में हुकूमत संभाली है, तब से अब तक हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा फिगर है। बहुत सारे अफराद की हलाकत हुई। और गुज़श्ता रात भी शेखुपुरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस का तसादम हुआ ऑयल टैंकर से, जिसके नतीजे में न सिर्फ आग लग गई बल्कि 2 अफराद जाँ बहक हुए, 10 जख्मी भी हुए। इन हादसा की वजूहात क्या है और ये तादाद कम होने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको पहले चाहूंगा कि 2013 से अब तक जो हादसा पेश आ चुके हैं उनके बारे में बता दूं कि इसमें 2013 में 46 हादसा हुए, 2014 में 72, 2015 में 110, 2016 में 72, 2017 में 4 ट्रेन के हादसा हुए हैं। और अगर बड़े ट्रेन हादसा का जिक्र किया जाए, 2013 से 2016 के दरमियान 6 जुलाई 2013 को कराक्रम एक्सप्रेस शेखुपुरा के करीब रिक्शे से टकराई, 14 अफराद जाँ बहक हुए, 1 जख्मी हुआ। 25 जुलाई 2013 को ट्रेन की 4 बोगियां गुजरांवाला शहर के करीब पटड़ी से उतर गई, 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। 7 मई 2014 को कराक्रम एक्सप्रेस बांदी नवाबशाह के मकाम पर पटड़ी से उतर गई, 2 अफराद जाँ बहक हुए, 15 जख्मी हुए। 14 अक्टूबर 2014 को सिंध में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, 1 जाँ बहक हुआ, मुतादिद लोग जख्मी हुए। 20 जुलाई 2015 को मटियारी में ट्रेन और कार के दरमियान तसादुम हुआ और एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 17 नवंबर 2015 जाफर एक्सप्रेस का बलूचिस्तान में हादसा हुआ, 20 लोग जाँ बहक हुए, 96 जख्मी हुए। 10 जनवरी 2016 को मालगाड़ी की 5 बोगियां गोटकी के करीब पटड़ी से उतर गई और रेलवे ट्रैक से मुतासिर हुआ। 15 सितंबर 2016 को रेलवे स्टेशन मुल्तान के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकराई, कम से कम 6 लोग जाँ बहक हुए, 150 से ज्यादा जख्मी हुए। 3 नवंबर 2016 को लांडी रेलवे स्टेशन कराची में 2 ट्रेनें आपस में ही टकरा गई, जिसके नतीजे में
20 लोग जान से गए, 40 जख्मी हुए। 6 जनवरी 2016 को बच्चों की स्कूल वैन हजारा एक्सप्रेस की जद में आ गई और अफसोसनाक वाकये में 7 तलबा जाँ बहक हुए, 8 जख्मी हुए। 22 जनवरी 2017 गोजरा के करीब ट्रेन और कार में तसादुम हुआ, 6 लोग जाँ बहक हुए। 8 फरवरी 2017 को ओकाड़ा में ट्रेन ने रिक्शे को कुचल डाला, 5 लोग जाँ बहक हुए। और 27 मार्च 2017 शेखुपुरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस ऑयल टैंकर से टकराई, 2 अफराद जाँ बहक हुए, 10 जख्मी हुए। ये ताज़ा वाकया है गुज़श्ता रात का। यह हादसा क्यों होते हैं, इनमें कमी क्यों नहीं आ रही, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ साबिक वजीर बराए रेलवे गुलाम अहमद बिलोर साहब लाइन पर होंगे, जो 2011 में एक बयान भी दे चुके हैं जिस पर बड़ी लेदे हुई थी। मैं चाहूंगा कि पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं, उसके बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैंने कहा कि अगर ये भी आप फैसला कर लें, आज प्रेसिडेंट को मैंने कहा कि अगर हमारे पास ऐसे नहीं है, हम रेलवे नहीं चला सकते तो रेलवे को बंद कर दें। मैं कहते हैं सऊदी अरब में रेलवे नहीं है, अफगानिस्तान में रेलवे नहीं है, बहुत से मुल्क हैं जहाँ रेलवे नहीं है, लोग मुल्क चल रहे हैं, दफा करें, बंद कर दें इसको। जो इनके सर्विस में लोग हैं उनको हम तनख्वाहें देते रहेंगे जब तक वो रिटायरमेंट होती है, उनको देते रहेंगे। बाकी जो है तो रेलवे को मजीद अखराजात तो नहीं होंगे ना। दफा करें, बंद कर दे, ये अल्फाज थे गुलाम अहमद बिलोर साहब के, जो कि 2011 में वजीर रेलवे थे। उनका कहना था कि ट्रेन को बंद कर दें। सऊदी अरब भी तो है, अफगानिस्तान भी तो है जहां ट्रेनें नहीं है, लेकिन वो मुल्क चल रहे हैं। मैं चाहूंगा उनसे उन्हीं के इस बयान के बारे में बात की जाए और वजूहात भी जाने जाएं। मेरे साथ मौजूद हैं वजीर रेलवे साबिक, ANP से ताल्लुक है, गुलाम अहमद बिलोर साहब। उनसे बात करते हैं। गुलाम अहमद बिलोर साहब, मैंने जैसे कि सुनवाया आपका बयान 2011 का, आपने कहा था कि ट्रेन को बंद कर देना चाहिए। क्या वजह है कि उसको बेहतरी उसमें लाने की बजाय उसे बंद करने की आपने बात की? क्या आप अपने बयान पर जो उस वक्त दिया था उस पर कायम है या नजरसानी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्यों कहा था और कब कहा था उसकी वजूहत तो नहीं। वो कहते हैं एक आदमी कहा कि घोड़े को पकड़ो मत जाने दो, वो भी छोड़ो। एक होता है जब नशे की हालत में हो उसके नमाज के करीब मत जाओ, जो कहना। तो ये नहीं किसी ने कहा कि नशे की हालत में बस कुरान में आ गया कि नमाज के करीब मत जाओ, बस नमाज छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होता ना, उसके साथ आगे पीछे बात होती है ना पूरी। तो मैंने तो उस वक्त ये कहा था कि रेलवे की पोजीशन इसमें है कि रेलवे इस वक्त अपनी तनख्वाहें अपने नौकरों को, अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको रेलवे तनख्वाहें नहीं दे सकती, रेलवे आमदन नहीं है। तो ये रेलवे रुक जाएगी, तो नहीं चलाना तो फिर बंद कर दे, वरना चलाना है तो इसको इनके इतनी रकम दें कि रेलवे चल सके और लोगों को तनख्वाहें मिल सके। इसलिए मैंने कहा था। तो उसको आप उस तरह से समझते हैं, हुकूमत से था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से था। जी, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हालत यह है कि 5 साल की मेरी सर्विस में रेलवे की वजारत में एक लोकोमोटिव बाहर से नहीं आया। और यहाँ से जो हमने डिमांड मांगी थी कि हम 100 लोकोमोटिव हमारे इंजीनियर जो है वो खुद इनको रिकंडीशन करेंगे, रिहेबिलिटेट होंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो पैसे हुकूमत ने मंजूर कर लिए और कैबिनेट ने मंजूर कर लिए, कैबिनेट ने भी मंजूर कर लिए, लेकिन वो पैसे हमें मिले नहीं। तो वो आखिर दम तक वो नहीं मिले। जब वो मिले तो उस वक्त हम घर में चले गए थे और पैसे हमें नहीं देने थे। वो पैसे जब हम सामान मंगाते बाहर से तो उनको बाद की दुनिया को पेमेंट गवर्नमेंट का करनी थी, उसके लिए उस वक्त की गवर्नमेंट हमारी तैयार नहीं हुई। तुम्हारे साथ तो ऐसा सलूक किया गया कि जैसे कोई कहे क्या है? नेक नियति का फुकदान था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, या आपको और आपकी वजारत को और आपकी जमात को नाकाम करना मकसद था? बिल्कुल यही था। वैसा नजर आता जब उन्होंने एक वैसा किया कि एक मुझसे पहले का एक इनके साथ चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और 75 लोकोमोटिव का। तो वो उसमें इफ एंड बस का, तो वो मैंने इनको कहा अपने वज़ीर आज़म साहब को कि जी इसका मसले को हल करा दें, तो हमारे वहाँ लोकोमोटिव कुछ आ जाए तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। गाड़ी नहीं चल रही, हमारा उसका जो हमारा रेलवे जो है इसमें जो फ्रेट है वो पैसे कमाता है, जो के बगैर जो हमारी गाड़ियाँ हैं ये तो नुकसान में जाती है। कतल कलाम के लिए माजरत। अब जो ताज़ा जो हादसा पेश आया, ये पहला हादसा नहीं है। ज़राए के मुताबिक 500 से ज़ायद हादसा हो चुके हैं छोटे बड़े ट्रेन के। गुज़श्ता रात को भी हादसा आया, लोकोमोटिव्स भी मंगवाया ख्वाजा साद रफीक ने, उनकी हुकूमत भी है वफाक में मुस्लिम लीग नवाज की, इसके बावजूद हादसा रुकने में नहीं आ रहे। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि बड़ा करीब से देखा आपने, वजारत रेलवे जो है इसको बड़ा करीब से देखा है, आप तो समझते हो थोड़ी सी ये नेग्लिजेंसी करते हैं हमारे ऑफिसर जो जिनकी जो जिम्मेदारी होती है ना। अगर वो नेग्लिजेंस ना करें तो नहीं होते हादसा, नहीं होने ही नहीं चाहिए, लेकिन होते हैं इसलिए कि हमारे नेग्लिजेंस हो जाती है। वो जो कांटा बदलने वाला है कांटा ना बदले, जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो आगे गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ दौड़े,
या फिर दूसरा हमारे जो है कि हमारा मसला है कि पूरी जो फाटकें पहले से बनी हुई हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ के ज़्यादा, कुछ फाटकों से ज़्यादा जो ऐसी जगह है कि जहाँ पर फाटक नहीं है, तो वहाँ पे लोग ऐसे आते जाते हैं। अब उनका मसला है कि पहले तो वो कम होती थी, क्या कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में ट्रैफिक नहीं होती थी, अब तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो नहीं है अपना वो फाटक नहीं है, तो गाड़ी आ जाती है गुजरने के लिए, उसके ऊपर रेलगाड़ी आ जाए तो ऐसा हो जाता है। तो उसमें ये सारी फाटकें लगाना ये बहुत बड़ा खर्चे का काम है। हुकूमत अगर चाहे तो बनाए, रेलवे नहीं बना सकती, रेलवे के बाद पैसा रेलवे को भी। ठीक है। साबिक वजीर बराए रेलवे गुलाम अहमद बिलोर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, तो सुनी गुलाम अहमद बिलोर साहब की। और ट्रेन के हादसा तवातर के साथ हो रहे हैं, इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। गरीबों की सवारी समझी जाने वाली ट्रेन जिसका अब ये हाल है कि जो ट्रैक हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं। खुद वजारत रेलवे की जो फिगर, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, 304 ये हादसा हैं छोटे बड़े। ये कौन जिम्मेदार है, इसका तयन होना चाहिए अब। और अब सिर्फ कमेटी नहीं खेलना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, उन्हें सजाएं होनी चाहिए। और इसी तरह से हालत में बेहतरी आ सकती है। और मैं इसी नोट के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।